नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओहो हिल यात्रा के चौथे संस्करण रजत से स्वर्ण की ओर के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिल रही है। सीएम धामी ने कहा कि स्टेट मिलेट मिशन, फॉर्म मशीनरी बैंक और एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे और वेड इन उत्तराखंड और साथ ही स्वरोजगार योजना जैसी पहलों से राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हमने एक और जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसको सीएम धामी लगातार प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उनके द्वारा किए गए कामों का जिक्र भी करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए जहां पर उन्होंने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होलो हिल यात्रा के चौथे संस्करण का समापन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरिद्वार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन और स्मार्ट रूम का लोकार्पण किया है। उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि विद्या भारती द्वारा देश में 12,000 से भी अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 35 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती द्वारा 50 से भी अधिक महाविद्यालय एवं एक विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। और साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निरंतर सुधार कर रही है। लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है। लैब्स ऑन व्हील्स अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 के 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन खटीमा में गौरव सैनिक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें पूर्व सैनिक वीरांगनाओं और पुत्री को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक ड्रोन का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। साथ ही 60 साल से भी अधिक बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिक और उनकी पत्नियों और पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर नारियों को निःशुल्क बद्रीधाम की यात्रा कराई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने परमवीर चक्र विजेताओं को उत्तराखंड सरकार द्वारा 1,50 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। सैनिकों के सम्मान में जितने कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही, वह यह दर्शाता है कि सैनिकों के लिए हम कितना ज्यादा कार्य करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वही सैनिक हैं जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
परेड ग्राउंड में, क्योंकि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य राज्य के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे 5वां धाम भी कहा गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कल अनेकों योजनाएं दी है हमारे सैनिकों के लिए, जिसमें से जो परमवीर चक्र विजेता हमारे रहेंगे उनको 50 लाख रुपए से बढ़ाकर मुआवजा 1.5 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि सराहनीय। और द्रोण दीदी योजना का भी शुभारंभ किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा। और जो हमारी महिलाएं हैं, सैनिक बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको, वीरांगनाएं हैं, उनको फ्री में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी कराया जाएगा, जो 60 वर्ष से ऊपर की हैं। जगदीश सिंह, नैनीताल हल्द्वानी से। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद में जिलावार कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। सरकार ने सभी कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर दिए हैं। सचिव पेयजल शैलेश बगोली ने बताया कि कंट्रोल रूम की नियमित समीक्षा हो रही है। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए व्यापक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। आपको बताते चलें कि गर्मी ने पेयजल की किल्लत और भी ज्यादा बढ़ा दी है। सीएम ने जिलावार कंट्रोल रूम बनाए हैं। शिकायतों के निवारण के लिए कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं गर्मी के मौसम में। इस दौरान गर्मी ने पेयजल की किल्लत को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने जिलावार कंट्रोल रूम का विस्तार किया है। इस दौरान यहां पर शिकायतें आएंगी। शिकायतों के निवारण के लिए भी जो निवारण के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहां पर लोग अपनी शिकायतें दे सकेंगे और मौके पर ही निस्तारण करने की बात भी कही जा रही है। पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर पेयजल की किल्लत लगातार बरकरार रहती है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम। और इस दौरान यहां पर सीएम ने जिलावार इस कंट्रोल रूम का निर्माण करवाया है, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर 12 अप्रैल हनुमान जयंती के पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के सेवादार संजय गर्ग ने बताया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री 108 प्रवीणपुरी जी महाराज के सानिध्य में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे भक्त हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित राम मंदिर, वहां तक भक्त पहुंचने में अगर सक्षम नहीं है तो वहां से आई हुई पवित्र ज्योत हनुमान महोत्सव में, जन्मोत्सव में नगर भ्रमण पर निकलेंगी। इसके साथ उन्होंने बताया कि आयोजन में करीब 100 से 150 कलाकार भी शामिल होंगे, जो कि वृंदावन, हिमाचल और अन्य राज्यों से बुलाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अक्षय तृतीया के मौके पर 21 कन्याओं को निःशुल्क सामूहिक विवाह भी कराया जाएगा। पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर 12 अप्रैल हनुमान जयंती का पावन अवसर है और इस दौरान भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सानिध्य में ये यात्रा निकाली जा रही है। धर्म, समाज, देश प्रेम से जुड़ा ये आयोजन है, जो हमेशा श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर होता है। और हनुमान जो जन्मोत्सव है वो डेट से नहीं होता, हिंदुओं के सभी त्योहार वो तिथि से होता है। इस बार ये जो तिथि आ रही है वह 12 अप्रैल 2025 को ये जो आयोजन होगा। और अपने परम पूज्य महंत श्री 108 रविंद्रपुरी जी महाराज, जो वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में ये आयोजन 12 अप्रैल को होगा। इसमें जो विशेषताएं हैं, जो मुख्य रूप से जो हमारे कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो आर्थिक कारणों से, अन्य कारणों से राम मंदिर, मेहंदीपुर आदि जो हजारों किलोमीटर है वहां नहीं जा पाते, तो वहां से जो पवित्र ज्योत है, वहां दोनों ज्योत हमारे मंदिर में विराजमान है। और 12 तारीख को वो भक्तों के दर्शनार्थ वो ज्योत उसमें भ्रमण पर रहेंगी। पुरी जी महाराज जो वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो जसपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महावीर जयंती पर भगवा ध्वज शोभा यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा से पहले कार्यकर्ता धर्मशाला मंदिर प्रांगण में जमा हुए और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे बीजेपी के आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला, प्रदेश कार्यकारिणी उपाध्यक्ष खड़क सिंह चौहान और बजरंग दल के नगर प्रमुख चंद्रपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वक्ताओं में राम के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया है।
राम यात्रा है, उसमें राम यात्रा में संलिप्त होकर भगवान राम की शुभाशीष हम सबको मिले, जसपुर में उन्नति और प्रगति के रास्ते खुले। आज उन्नति और प्रगति जसपुर के अंदर विभिन्न आयामों से आ रही है। निश्चित रूप से जसपुर के अंतर्गत आज राष्ट्रीय ध्वज लगा है, जो उत्तराखंड में सबसे पहला लगा था। टैंक लगा है, इसी के साथ प्लेन लगा है। चिड़ियाघर यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। साथ ही आकाशवाणी रेडियो का अब जल्दी उद्घाटन होने वाला है। काशीपुर टू धर्मपुर रेलवे लाइन भी अब अपनी परिणति की ओर पहुंच चुकी है, जिसमें बजट स्वीकृति का अवलोकन करने के लिए फाइनल सर्वे होकर अंतिम दौर में पत्रावलियां रेल मंत्रालय में चल रही है। मैं समझता हूं कि आने वाला जसपुर अब से विकसित जसपुर होगा। अब तक ये पिछड़ा जसपुर माना जा रहा था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जसपुर के अंदर विकास हो रहा है। लोगों ने बताया कि जसपुर के अंतर्गत जो है जल भराव की समस्या है। सागर जी, आज श्री महावीर जयंती है, हनुमान जन्म उत्सव है आज। इसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने एक यात्रा का आयोजन किया है और भगवान राम के चरित्र पर जो प्रकाश डाला है, आज एक गोष्ठी भी हुई है, कार्यक्रम किया गया है और उसी के माध्यम से आज रैली निकाली जा रही है। भगवान राम के लीला पर प्रकाश डाला हुआ है। भगवान राम के चरित्र से संपूर्ण मानव जाति को जो सीखने को मिलता है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी हिंदुस्तान और राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद और एक ही परिवार की पार्टी है। ये नारे आज नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के समय से लगते हुए भी आ रहे हैं। मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लिए पार्टी पहले है, देश बाद में, इसलिए कांग्रेस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। पार्टी में ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है और वो एक ही परिवार की पार्टी है। ये इस बात को प्रमाणित करता है। पहले भी जब इंदिरा गांधी जी उनकी नेता हुआ करती थी, तब भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के नारे खूब लगाए जाते थे। इसलिए जो अब नारे लगाए गए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस की परंपरा चल रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रमाणित इस बात को करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश पहले नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी 2 दिवसीय गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक जाकर जनता से संवाद करेंगे और वहां सरकार के कामों की चर्चा करेंगे। साथ ही वहां की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जल्द ही उन समस्याओं का कैसे निदान हो, उस पर जनता और सरकार तक बात रखेंगे। गांव-गांव चलो अभियान है, जिसके अंतर्गत हमारे जो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों, हमारे जिले के पदाधिकारी हों, हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, सभी लोगों को जो है गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान के तहत रात को चौपाल लगाने के लिए कहा गया और वो उन सब स्थानों को चयनित कर लिया गया। उसकी लिस्टें जो है जिले स्तर पर सभी जिलाध्यक्षों ने उसकी लिस्ट जो है प्रचारित भी कर दी। बीजेपी के स्थापना दिवस के बाद से ही बीजेपी ने प्रदेश में अनेकों अभियान चलाए हैं, जिसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव चलो अभियान के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक जाकर जनता से संवाद करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 13 तारीख तक हमने कार्यक्रम की रचना बनाई थी। उसके तहत 10, 11, 12 ये 3 दिन हम लोग प्रत्येक मंडल का पदाधिकारी से लेकर ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक किसी एक बूथ पर जाएंगे, एक गांव में जाएंगे और 8 घंटे का समय गांव में रहेंगे। उसके अलग अलग अहम के कार्यक्रम रखे हुए हैं, जहाँ हम वहां पर अपनी बूथ कमेटी की टोली से बातचीत करेंगे, वही वहां की समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो समस्याएं जो सरकार तक पहुंचानी है उसको हम पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य घर पर झंडा लगे
उसके कुछ वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता है, दलित के कालखंड कार्यकर्ता है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ऋषिकेश पहुंचे हैं। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा है। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्थाओं के साथ पीने के लिए ठंडा पानी, शौचालय और विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, यहाँ ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अलग अलग धामों के अलग अलग आंकड़े हैं और ये डायनेमिक डेटा है, तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे और धाम वाइज आपको बता दिया जाएगा। और बड़ी संख्या में यात्री आए, सबका स्वागत है इस चारधाम यात्रा में। और जो भी यात्री ऋषिकेश में आ रहे हैं जिनको पंजीकरण अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उनके ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ ट्रांजिट जो ये हमारा स्थान है ट्रांजिट स्टेशन से करा जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी हिंदुस्तान और राहुल गांधी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस भारत को माता नहीं मानती है। यदि इतिहास उठाया जाए तो कांग्रेस ने नारा लगाया था जिसमें कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब देखिए, जिस पार्टी ने इंडिया इज इंदिरा कह दिया हो एक जमाने में, जो पार्टी भी नहीं, मैं तो कहूंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो एक परिवार द्वारा सालों साल चलाई जा रही है। आने वाले समय में कौन नेता होगा, पहले कौन नेता था, एक परिवार विशेष का पूरा आधिपत्य जिस पार्टी पर है, उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती थी। उन्होंने कभी ना संविधान का सम्मान किया है, उन्होंने ना संविधान निर्माताओं का सम्मान किया और भारत माता का तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते हैं। तो आप उनके मुंह से ऐसे ही नारे सुनेंगे, आप उनसे भारत माता की जय अगर कहने को कहेंगे तो उनकी पार्टी में नोटिस जारी हो जाता है अगर कांग्रेस का कोई नेता भारत माता की जय कह दे। कई बार हमने ऑन कैमरा देखा है कि ऐसे वीडियो सामने आते हैं जब कोई कार्यकर्ता अगर भारत माता की जय नारा लगा दे तो उसको पार्टी से निष्कासित तक कर दिया जाता है, उसको तुरंत डांट पड़ जाती है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शासन प्रशासन तैयारी में जुटा है। और इस बीच परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है और इसके तहत पर्वतीय मार्गों पर रात के समय व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर पूरी तरीके से रोक भी लगाई गई है। और रात्रि 10 बजे से आपको बताते चलें कि यहाँ पर सुबह 4 बजे तक कोई भी व्यावसायिक वाहन यात्रा मार्गों पर नहीं चल सकेगा। ARTO प्रशासन चक्रपाणी मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी मार्गों पर ड्राइविंग के लिए दक्षता अनिवार्य है। व्यावसायिक वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन के सभी दस्तावेज पूरे रखने होंगे। इसके साथ ही चालकों की वेशभूषा, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी। ऐसा नियम निर्धारित किया गया है, हमारे नियमावली में भी है कि चप्पल पहन के वाहन संचालित न किया जाए। जो हमारा भौगोलिक परिस्थिति है उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस भी काफी ज्यादा रहता है, तो और इसके मद्देनजर भी सड़क सुरक्षा को देखते हुए ऐसा नियम है, उन नियमों का अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से थराली और आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान देखने को मिला है, जिसे लेकर थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है।
और क्षेत्र थराली में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं थराली विधायक ने तहसीलदार अक्षय पंकज और राजेश की टीम के साथ में थराली बाजार क्षेत्र, अस्पताल, नासिर बाजार और तुगेश्वर समेत देवराड़ा वार्ड तक आपदा से नुकसान का भी निरीक्षण किया और काश्तकारों की फसल को हुए नुकसान का आकलन कर कार्रवाई के निर्देश राजस्व प्रशासन को दिए हैं। जल्दी बनाकर अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो नाले और जो बहुत बड़े भूभाग के कैचमेंट का जो पानी नीचे को उतरा तो उसने कहीं न कहीं कटाव भी किया है, साथ साथ मलबा भी लाए हैं बहुत सारे। जैसे हमारे रामला मैदान के बगल पर कई गाड़ियां मलबे से दब गई थी और इस क्षेत्र में भी मैं अभी बैठा तक गया हूँ, पुलिस से आगे भी गया हूँ। इस लोटी में भी मैंने देखा है कि जो हमारे ऊपर क्षेत्र से जो हमारे खेत हैं, जो हमारे जंगल हैं, उन जंगलों से जो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो पानी आया है उसने कहीं न कहीं ओवरफ्लो करके, अब होता क्या है गांव में एक सीमित नालियां बनी होती है और उन नालियों से जो जब कभी भी बारिश होती है तो वो पानी की निकासी के रास्ते होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि जितने भी लोल्टी गांव की 3 जो नालियां बनी हुई हैं उससे अत्यधिक पानी के आने से वो ओवरफ्लो हुई है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव ऋषिकेश में 18,000 वोटों को काटे जाने का दावा किया है। यह दावा कांग्रेस ने आरटीआई के तहत मिले जवाबों के आधार पर किया। रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर और जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल पहुंचे। अभिनव थापर और मोहित उनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के बारे में चर्चा हुई है। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत की है। एआईसीसी के निर्देशों पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड की 102 नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में। इस अभियान में जिन लोगों का वोट 2024 लोकसभा में था और 2025 में नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करके उनसे ऐसी आरटीआई लगवाई। ये हमारी डोईवाला नगर पालिका की काफी आरटीआई है जो लग चुकी है, ऐसी आरटीआई लगवाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में हम जा रहे हैं। मैं टिहरी, उत्तरकाशी, डोईवाला, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, अभी रात ही में हल्द्वानी से आज हमने ऋषिकेश की बैठक रख ली। हम प्रदेश में जा जाके हर जगह अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, महानगर कमेटी के साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 10% वार्ड हर नगर पालिका, नगर निगम में चिन्हित किए जाएंगे जहां हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। एक बार पढ़ रहा था कि कल एक पेशी हुई जिसमें शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत है, जो कि इस समय महापौर हैं शंभू पासवान जी, और एक 5 या 6 सदस्यीय कमेटी जिसमें उपजिलाधिकारी ऋषिकेश भी हैं, वो बनाई गई, जिसमें शंभू पासवान जो महापौर हैं उनके प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी थी। लेकिन अखबार में एक बयान था शंभू पासवान जी का कि मैं टिहरी में रहा हूं और टिहरी विस्थापित हूं। शायद उनको जानकारी का अभाव है। टिहरी में रहना और विस्थापन होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैं हूं, मेरा खेत है, मेरा गांव है टिहरी के अंदर, मेरा खेत आया है तो मैं आंशिक रूप से विस्थापित हूं, पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हूं। लेकिन जिसका घर जैसे बल्डियाना वाले हो गए, डोबरा वाले हो गए, और टिहरी के जो शहरी क्षेत्र में जैसे थापर जी वगैरह हो गए, शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, उनको जो पूर्ण रूप से जिनका सब कुछ डूब गया, जिनका सब कुछ जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई, वो पूर्ण रूप से टिहरी विस्थापित मानेंगे। जैसे और जो फाइनल लिस्ट आई 29 दिसंबर 2024। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।